नमस्कार दोस्तों, बिहार की पॉलिटिक्स में एक बार नीतीश कुमार ने फिर अपना पाला बदल लिया है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है जब नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला। इसके पहले भी जब आरजेडी के साथ में उसका गठबंधन था, उसको छोड़कर उसने बीजेपी का दामन थाम लिया था। लेकिन एक बार फिर उसने बीजेपी का दामन जो है गठबंधन तोड़कर उसने आरजेडी के साथ में अपना दामन थाम लिया है। दोस्तों, राजनीति में कभी भी असंभव को संभव और संभव को असंभव में बदला जा सकता है, लेकिन ये सब एक एजेंडे के थ्रू किया जा रहा है। बिहार की पॉलिटिक्स में भी बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी का अस्तित्व खत्म करना चाहती थी, लेकिन आप बात करते हैं कि नीतीश कुमार ने ये खतरे को पहले ही भांप लिया था। महाराष्ट्र के घटनाक्रम से उद्धव ठाकरे ने कोई सबक लिया हो या ना लिया हो, पर नीतीश कुमार ने बखूबी इसको सबक लिया है। देखिए, बीजेपी का एक एजेंडा है। बीजेपी हर स्टेट में उन सभी स्थानीय पार्टियों का अस्तित्व खत्म कर देना चाहती है जहां पर उसको खतरा लगता है, क्योंकि बीजेपी को पता है बिहार जैसे बड़े राज्य में जेडीयू और आरजेडी के रहते हुए अपना दबदबा कभी भी नहीं बना सकती। इसलिए भाजपा अपने एजेंडे के थ्रू क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर उनका अपना अस्तित्व खत्म कर देना चाहती है। इसे एक एग्जाम्पल के तहत आप समझिए, जैसे कि एक खेत की मेड़ पर खड़े बड़े पेड़ की छाया जहाँ तक जाती है ना, वहाँ पर कोई भी फसल पनप नहीं पाती। वैसे ही बीजेपी खेत की मेड़ पर खड़ा हुआ वो पेड़ है जिसके संपर्क में आया कोई भी दल पनप नहीं पाया, चाहे वह अन्य द्रमुक पार्टी हो, चाहे वह पंजाब की अकाली दल हो या शिवसेना हो या कोई भी दल हो। वो या तो बिखर गया है या विफल हो गया है या बीजेपी में शामिल हो गया है। लेकिन हम शिवसेना के प्रोस्पेक्टर से बात करते हैं। यहाँ पर भी शिवसेना आगे चलकर शिवसेना का क्या भविष्य है, क्या वह उसका अस्तित्व बचाने में कामयाब हो पाएगी, यही चीज़ बीजेपी बिहार में भी करना चाहती थी। देखो, 31 जुलाई 2022 को जेपी नड्डा साहब पटना में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचते हैं और उद्घाटन करते हुए सभा को संबोधित करते हुए ये बयान देते हैं कि हम अपनी विचारधारा पर चलते रहे तो देश से सारी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। हम एक ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर हम खड़े हैं। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, देखो अगर ये विचार नहीं होता ना तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, और सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। रहेगा तो सिर्फ बीजेपी रहेगी। अब दोस्तों, पटना में खड़े रहकर इस तरह का बयान देना, और इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि नड्डा साहब का ये बयान किसके लिए दिया जा रहा है। अब बीजेपी नीतीश कुमार को बगल कर कर अपना विस्तार भी करना चाहती थी, और इसी कारण उसने नीतीश सरकार के हर काम में अड़ंगा लगाना भी शुरू कर दिया था। अब नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले आरसीपी सिंह को बीजेपी बिहार का एक नाथ शिंदे तक बनाना चाहती थी। चलिए, अब आपको वो प्रमुख वजह बताते हैं जिनकी वजह से ये सारा खेला शुरू हुआ है और नीतीश कुमार और बीजेपी में दरारें पड़ने लग गई हैं। देखिए, 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें तेजस्वी यादव की जो आरजेडी पार्टी थी उसको 79 सीटें मिली थी, बीजेपी को 77 सीटें मिली थी, और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी मतलब कि जनता दल को 45 सीटें ही मिली थी। अब बीजेपी ने ये चुनाव जेडीयू के गठबंधन करके चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा था, और दोनों ने मिलकर यहाँ पर सरकार बना ली थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही चुने गए थे। अब बिहार के नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल में समान अनुपात में अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं, और मोदी सरकार पर इस प्रस्ताव को लेकर कई बार असहमति भी जताई गई थी। अब इस समय बिहार में देखो, दोनों ही दल के 16 सांसद भी हैं, लेकिन ऐसे में जेडीयू ये चाहती थी कि जितने मंत्री बीजेपी के बिहार कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री बनाए गए हैं उतने ही जेडीयू से भी बनाए जाने चाहिए। लेकिन 2019 में बीजेपी के नेतृत्व वाली जो एनडीए सरकार ने जेडीयू को सिर्फ एक ही मंत्री पद का ऑफर किया था। अब यही वजह है कि रविवार को जेडीयू राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष जो है लल्लन सिंह, उन्होंने कहा कि जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बार फिर से शामिल नहीं होगा। साथ ही बीजेपी ने आरसीपी सिंह की मदद से जेडीयू को तोड़ने तक के भी आरोप बीजेपी पर लग चुके हैं। नीतीश कुमार के अलग होने की दूसरी वजह यह है कि बीजेपी कोटे के स्पीकर बने विजय कुमार सिंह, सीएम नीतीश के बीच में करारी टकरार यहाँ पर देखने को मिली थी। सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी कोटे के विधानसभा स्पीकर के बीच में कई बातों को लेकर अनबन भी हो चुकी थी, और कई बार सदन के भीतर विवाद की स्थिति तक भी सामने आ गई थी। लेकिन 2022 में भी नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर स्पीकर पर नियम तोड़कर बिहार सरकार पर सवाल खड़ा करने का आरोप भी लगाया था। ऐसे ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी अग्निपथ योजना लागू होने पर बिहार में हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर दोस्तों नीतीश सरकार पर यह हमला बोलते हुए कहा था कि बीजेपी को ही सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, इसे जल्द से जल्द रोका जाए, और यही वो वजह है कि दोनों दलों के बीच में दूरियां तक बढ़ने लग गई थी। अब इसकी तीसरी मुख्य वजह यह है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में अलग अलग पॉलिसी को लेकर बहुत सारे मतभेद भी हैं।
बीजेपी नेतृत्व वाली जो केंद्र सरकार है दोस्तों, वो राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों के जो चुनाव है वो एक साथ कराने का सोच रही है, जबकि जेडीयू इसका खुलकर विरोध भी कर रही है। साथ ही जेडीयू का ये कहना है कि वह वन नेशन वन इलेक्शन को प्रैक्टिकली सही नहीं समझती। यही नहीं, अग्निपथ योजना को लेकर भी जेडीयू का स्टैंड बीजेपी से एकदम अलग रहा। और इसके अलावा बीजेपी का कॉमन सिविल कोड हो, जो कि बीजेपी का एक कोर एजेंडा है, इस मामले को लेकर भी जेडीयू का रास्ता एकदम अलग नजर आता है। इसके अलावा नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि उनकी सरकार में बीजेपी कोटे से बनने वाले जो मंत्रियों पर भी उनका कंट्रोल हो। और नीतीश तो ये भी चाहते हैं कि इन मंत्रियों के सिलेक्शन में भी नीतीश की राय ली जानी चाहिए। अब भैया चाहते तो हम भी बहुत कुछ हैं कि आप थोड़ा सा कष्ट करें, और मुद्दा क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें। खैर छोड़ो, नीतीश जी के चाहने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि चाहते तो लाल कृष्ण आडवाणी जी भी बहुत कुछ थे, पर कुछ हो नहीं पाया। गृह मंत्री अमित शाह अपने पसंदीदा लोगों को बिना मुख्यमंत्री की राय से भी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया करते थे। बस इन्हीं सभी वजहों से नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे, और बीजेपी की कई मौकों पर इनवाइट करने पर भी वह अपनी मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। देखिए 17 जुलाई को भी गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में होने वाली मुख्यमंत्री की एक बैठक हुई थी, जिसमें उनको इनवाइट किया गया था, वहां पर भी वह उपस्थित नहीं हुए। ऐसे ही 7 अगस्त को होने वाली नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे। ऐसे ही 22 जुलाई को हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह में भी नीतीश ने कभी भाग नहीं लिया था। और 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी नीतीश कहीं नजर नहीं आए थे। अब एक नज़र हम उन जादुई आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि नीतीश की बगावत पर इन आंकड़ों पर क्या असर पड़ेगा और ये कैसे बदलेंगे, ये हमें जानकारी होना चाहिए। देखिए बिहार में जो टोटल विधानसभा की सीटों की संख्या है 243 है, और सरकार बनाने की यहाँ पर 122 सीटों की ज़रूरत है। और अभी मौजूदा हम विधानसभा की स्थिति देखें तो तेजस्वी यादव की जो आरजेडी पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें 79 सीटें हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू जो पार्टी है उसमें 45 सीटें ही हैं। लेकिन बीजेपी की जो सीटें हैं उनकी संख्या 77 है। ऐसे ही कांग्रेस की संख्या 19 सीट है, लेफ्ट की 16 सीटें हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो पार्टी में एक समीकरण किस तरीके से बदलेंगे। देखिए यहाँ पर बीजेपी के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अगर उसको सरकार बनानी है तो उसको या तो आरजेडी का समर्थन मिलना ज़रूरी है या फिर जेडीयू का समर्थन मिलना ज़रूरी है। लेकिन बीजेपी के पास में ऐसा कोई बड़ा दल नहीं है जिससे मिलकर वह सरकार बना सके। अब सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर नीतीश कुमार कैसे अपनी सरकार बनाएंगे, और बना भी सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये सरकार ज़रूर से ज़रूर बनेगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में जो है राज्यपाल को इस्तीफा तक सौंप दिया है। और नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की आरजेडी की पार्टी के साथ में गठबंधन भी कर लिया है। अब ये दोनों ही मिलकर यहाँ पर सरकार बना सकते हैं, और मुझे उम्मीद भी लगती है कि अगर ये दोनों पार्टियां गठबंधन कर लेती हैं और या करती भी हैं, और मुझे लगता है कि इनका गठबंधन होकर ही रहना है, और ये संभावना पूरी तरीके से मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ पर ये स्थिति तो साफ हो गई है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं, मतलब कि उन्हें गठबंधन जो है भाजपा से तोड़ लिया है। तो वह गठबंधन किसके साथ में करेंगे, वो उनका तय माना जा रहा है कि वह गठबंधन तेजस्वी प्रताप के साथ में ही करेंगे, और ये स्थिति ऐसे ही बदलेगी। तो दोस्तों बिहार की जो पॉलिटिक्स है इसमें पहले भी सियासी संकट चलते आ रहे हैं, और भविष्य में भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये पूरा मुद्दा मैंने आप लोगों के साथ में विश्लेषित किया था। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एपिसोड में, आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।